बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.3 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस चैनल पर क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सोल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर ज्योमेट्रिक। नीचे हमें कुछ सीक्वेंसेस दी गई हैं तो हमने बताना है कि इन सीक्वेंसेस में से कौन सी सीक्वेंसेस ज्योमेट्रिक है। इफ अ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, और अगर कोई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है देन फाइंड द कॉमन रेशो। तो हमने कॉमन रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर दो नए वर्ड्स आ गए, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और एक कॉमन रेशो। हमने अभी तक जो सीक्वेंसेस पढ़ी थी वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती थी, ठीक है। और अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम डी या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करते थे। अब यहां पर हमें एक और टाइप की सीक्वेंस देखनी है जिसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। और जिस तरह के अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम कॉमन डिफरेंस या डी की वैल्यू फाइंड करते थे, तो यहां पर हमने देखना है कि अगर कोई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर हम कॉमन रेशो या आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो देखें, अब पार्ट 1 है, हमें ये एक सीक्वेंस दी गई है, हमने देखना है कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है, और अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर हमने कॉमन रेशो की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखें, ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो टर्म्स आ रही हैं या जो वैल्यूज आ रही हैं, अगर ये वैल्यूज एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल की जा रही हो तो फिर ऐसी सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहा जाता है, ठीक है। अब देखें, अगर हम इस सीक्वेंस को देखें, ये तो हमारे पास पहली वैल्यूज की आ गई 1। अब ये दूसरी वैल्यू हमारे पास जो आई है, तो हमें ये दूसरी वैल्यू किस तरह मिलेगी, अगर हम 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 2 करेंगे तो हमें जो दूसरी टर्म की वैल्यू है वो मिल जाएगी 2। अब तीसरी टर्म की वैल्यू के लिए हम इस 2 को अगेन 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो वैल्यूज आ रही हैं वो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल की जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और हमें 2 मिला, तो फिर हमें नेक्स्ट इस 2 को अगेन 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम नेक्स्ट वैल्यू ले सकें। तो देखें, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर 4 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो सीक्वेंस है ये फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके ये सारी वैल्यूज नहीं आ रही। तो ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो ये इसका फिर मैंने सोल्यूशन लिखा, पहले मैंने ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखी, ठीक है। अब चूंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है तो हम अपने आंसर में बस जस्ट इतना लिख लेंगे कि इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो टर्म्स की वैल्यूज आ रही हैं ये एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल नहीं हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, और चूंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है तो फिर हम कॉमन रेशो की वैल्यू भी फाइंड नहीं करेंगे। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 2 है, हमें ये एक सीक्वेंस दी गई है, तो हमने देखना है कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो उस सूरत में फिर हमने कॉमन रेशो या आर की वैल्यू भी फाइंड करना होगी, ठीक हो गया। तो देखिए, इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सीक्वेंस लिखी, अब ये देखना है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो आपको मैंने पार्ट 1 में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का बताया था कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो टर्म्स की वैल्यूज हैं ये वैल्यूज एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल की जाती है। तो देखें, अगर हम इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 100 मिलता है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1000 मिलता है, ठीक है। देखें, यही चीज मैंने यहां पर लिखी भी है, इससे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी कि 10 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 मिला, 100 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 मिला। इसका मतलब ये हो गया कि इस सीक्वेंस में ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं, ये एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल की जा रही हैं, और वो नंबर कौन सा है, 10 है। क्योंकि तो चूंकि ये वैल्यूज एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल की जा रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीक्वेंस है ये फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो हम अपने आंसर में लिखेंगे कि इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और उसके बाद नेक्स्ट हमने कॉमन रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर हमने कॉमन रेशो या आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉमन रेशो की वैल्यू कौन सी होती है, ये जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। या आप इसको इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि आप सेकंड वाली टर्म पे पहली वाली टर्म को डिवाइड करें, तो देखें 100 पे अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू 10 मिलेगी। तो ये जो वैल्यू है ये फिर कॉमन रेशो की वैल्यू है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने यहां पर लिख दिया एंड कॉमन रेशो या आर, कॉमन रेशो को आर से शो करते हैं, जिस तरह के कॉमन डिफरेंस को डी से शो करते थे, ठीक है। तो यहां पर कॉमन रेशो को आर से शो करते हैं, और कॉमन रेशो की हमारे पास वैल्यू क्या है, 10 है, तो मैंने लिख दिया एंड कॉमन रेशो आर इज 10। तो इस तरह हमने इस सीक्वेंस को पहले तो ये फाइंड आउट कर लिया कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस थी,
क्योंकि एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके इसकी जो टर्म्स की वैल्यूज है वो आ रही है, ठीक है। और दूसरा फिर हमने इसके लिए कॉमन रेशो या आर की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 3 है। हमें ये एक सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस का हमने देखना है कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है, और अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर हमने कॉमन रेशो या आर की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सीक्वेंस लिखी, अब हमने ये देखना है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो जिस तरह कि आपको मैंने पिछले दोनों पार्ट्स में बताया कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो टर्म्स की वैल्यूज है वो अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल की जा रही हो तो इसका मतलब है कि वो जो सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है। तो देखें, अब इसमें अगर 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 4 मिलेगा, 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 8 मिलेगा, यानी कि ये जो वैल्यूज आ रही है ये एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल की गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब यही चीज मैंने यहां पर लिखी है, देखें इससे हमें ज्यादा आसानी से समझ में आएगा कि 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द 4 हो जाता है, अब 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 टू द 8 हो जाता है, यानी कि ये एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये ऊपर वाली टर्म्स आ रही हैं। तो ये अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। और इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कॉमन रेशो या आर की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, ये जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये नंबर किस तरह हासिल कर सकते हैं, हम सेकेंड वाली टर्म पे फर्स्ट वाली टर्म को अगर डिवाइड करें, देखें 4 पे अगर आप 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह आप कॉमन वैल्यू की रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां पर फिर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर हमने बस इतना ही देखना है कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस की जो कॉमन रेशियो या आर की वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा, ये मैंने आंसर लिखा है कि इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये जो हमें सीक्वेंस दी गई थी ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, एंड कॉमन रेशो आर इज 2, और जो कॉमन रेशो है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। तो इस तरह ये पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 4 है, हमें ये सीक्वेंस दी गई है, तो हमने ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है, और अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर उस सूरत में हमने कॉमन रेशो या आर की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सीक्वेंस यहां पर लिखी, अब ये देखना है हमने कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो उसके लिए अगर आप इस सीक्वेंस को गौर से देखें तो देखें, अगर हम 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। देखें यहां पर मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूं, ये हमने लिखा 16 और इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 से, तो देखें ये 2 इस 16 पे डिवाइड होगा 8 टाइम, तो हमें आंसर मिल जाएगा 8, क्योंकि ये 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरी टर्म आ जाएगी। जब हमने 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें दूसरी टर्म मिली इस सीक्वेंस की, ठीक है। अब अगर इस दूसरी टर्म को अगेन हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, अगर हम लिखें 8 इंटू 1/2 लिखें तो ये 2 इस 8 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, तो हमारे पास 4 इंटू 1 आंसर आ जाएगा 4, यानी कि ये तीसरी टर्म की वैल्यू में मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीक्वेंस है इसमें ये जो टर्म्स आ रही हैं ये किस तरह में मिल रही है, हम 1/2 यानी कि एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके ये टर्म्स हासिल कर रहे हैं। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, देखें इससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि आप 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, और 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सीक्वेंस में जो अगली टर्म है वो किस तरह हासिल की जा रही है, हम पिछली टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चूंकि हम इस सीक्वेंस की टर्म्स हासिल करने के लिए एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में कि जब हम किसी भी सीक्वेंस की टर्म्स को हासिल करने के लिए एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसी सीक्वेंस फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाती है, ठीक हो गया। तो ये फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब चूंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर हमें कॉमन रेशो या आर की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखें, कॉमन रेशो की वैल्यू कौन सी होती है, यही जो नंबर होता है जिससे कि हम इसकी पिछली टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ये जो नंबर होता है ये कॉमन रेशो या आर की वैल्यू कहलाती है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं आगे इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर कॉमन रेशो या आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो आप सेकंड टर्म पे पहली वाली टर्म को डिवाइड करें। तो देखिए, अगर हम 8 पे 16 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 1/2 मिलेगा, यानी कि ये सेम ही वाला नंबर मिलेगा कॉमन रेशो का, ठीक है। तो इस तरह मैं अपना आंसर लिखूंगा कि इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, एंड कॉमन रेशो आर इज 1/2, और कॉमन रेशो की वैल्यू क्या है 1/2। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 5 है, हमें ये सीक्वेंस दी गई है, तो इस सीक्वेंस को हमने देखना है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है, और अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी तो फिर हम कॉमन रेशो या आर की वैल्यू भी फाइंड करेंगे।
तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सीक्वेंस लिखी, अब हमें ये देखना है कि ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि इस सीक्वेंस में ये जो मुख्तलिफ टर्म्स की वैल्यूज आ रही है ये किस नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल की जा रही है। तो देखें अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। अब 18 को अगेन हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54 मिलता है, लेकिन यहाँ पर 24 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो अगली टर्म है वो किस तरह हासिल की जाती है कि हम एक ही नंबर से पिछली टर्म की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया है और हमें 18 मिला है तो 18 को अगेन 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगली टर्म की वैल्यू मालूम करने के लिए। लेकिन 18 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगली टर्म की वैल्यू हमें 54 मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, 24 है। यानी कि ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ये एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल नहीं की जा रही। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे कि इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। और चूंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है तो फिर हमने कॉमन रेशो या आर की वैल्यू भी फाइंड नहीं करनी, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। बच्चों अब पार्ट 6 है, हमें ये सीक्वेंस दी गई है तो हमने ये देखना है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। और अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी तो फिर हमने कॉमन रेशो या आर की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सीक्वेंस लिखी, अब हमने ये देखना है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कौन सी वाली सीक्वेंस होती है जिसमें कि जो वैल्यूज आ रही होती हैं वो हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल कर रहे होते हैं। तो देखें अभी हमारे पास पहली यहाँ पर टर्म 1 है, अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, ठीक है। अब ये अगली टर्म हासिल करने के लिए हमें इस दूसरी टर्म को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 है। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है इसमें ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये एक ही टर्म से मल्टीप्लाई करके हासिल नहीं की जा रही। तो इस सूरत में फिर ऐसी सीक्वेंस जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होती, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे कि इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो टर्म्स आ रही हैं ये एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल नहीं की जा रही, ठीक हो गया। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। अब चूंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है तो फिर हमने कॉमन रेशो या आर की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड नहीं करनी, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। नीचे हमें कुछ ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस दी गई हैं, तो इन सीक्वेंसेस के लिए हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो देखिए पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस के लिए हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सीक्वेंस लिखी, अब मैं इसके लिए जनरल टर्म फाइंड करूंगा। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ये आपकी बुक के पेज 87 पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये मैंने फार्मूला यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको जुबानी मालूम होना चाहिए, ठीक हो गया। तो अब इस फार्मूला को यूज करने के लिए हमें एक तो A1 की वैल्यू चाहिए, एक हमें R या कॉमन रेशो की वैल्यू चाहिए, ठीक हो गया। तो देखें A1 तो हमारे पास हम जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में जो पहली टर्म की वैल्यू होती है वो A1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो मैंने A1 के इक्वल इस 1 को रख दिया। और कॉमन रेशो या R की वैल्यू किस तरह मालूम करते हैं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप सेकेंड टर्म पे फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर लें, ठीक है। तो देखें ये मैंने सेकेंड टर्म लिखी, डिवाइडेड बाय मैंने फर्स्ट टर्म लिखी, 4 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आपको आंसर 4 ही मिलेगा। तो ये हमारे पास कॉमन रेशो या R की वैल्यू भी आ जाती है। अब हम ये वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो देखें ये यहाँ पर मैंने पुट की है वैल्यूज, पहले मैंने ये फार्मूला लिखा, ठीक है, जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म के लिए होता है, ये फार्मूला मैंने लिखा। और नेक्स्ट मैंने लिख दिया पुट द वैल्यूज, यानी कि ये जो वैल्यूज है ये आप इस फार्मूला में पुट करें तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू A1 की जगह मैंने A1 की वैल्यू पुट कर दी 1, ठीक है। और R की जगह मैंने R की वैल्यू पुट कर दी 4, ठीक है। और इसकी पावर n-1 आ गई। तो अब नेक्स्ट जो है आप ये जो ब्रैकेट में 1 आ रहा है इसको आप ड्रॉप कर दें और आप 4 पावर n-1 लिख दें। तो ये हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म आ गई। अच्छा यहाँ पर आपने एक चीज नोट करनी है कि हमने यहाँ पर ये नहीं किया कि ये 1 को इस 4 पावर n-1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हमने सिंपली इस 1 को ड्रॉप कर दिया, इस 1 को हमने छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ये n-1 को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं करना, आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हमने यहाँ पर ये जो 1 है इसको हमने सिर्फ ड्रॉप कर दिया, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। और पीछे हमारे पास ये जो वैल्यू थी इसको हमने लिख दिया, सिर्फ ये ब्रैकेट मैंने नहीं लिखी, ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ गई। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 2 है, हमें ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है, तो इस सीक्वेंस के लिए हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सीक्वेंस लिखी, अब हम इसके लिए जनरल टर्म फाइंड करेंगे, तो हम सेम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपकी बुक के पेज 87 से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको जुबानी मालूम होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें एक तो A1 की वैल्यू चाहिए और एक हमें R या कॉमन रेशो की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखें A1 की वैल्यू हम जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में जो पहली टर्म की वैल्यू होती है वो A1 के इक्वल होती है, तो ये मैंने A1 इज इक्वल टू ये वाला 6 लिख दिया। और R या कॉमन रेशो की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि आप सेकंड टर्म पे फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दें। तो देखें ये मैंने 12 डिवाइडेड बाय 6 लिखा, अब ये 6 जो है इस 12 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, तो हमारे पास R या कॉमन रेशो की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो देखें मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट की हुई है। अब ये मैंने पहले ये फॉर्मूला लिखा, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए, ये वाला फॉर्मूला लिखा। नेक्स्ट मैंने लिखा पुट द वैल्यूज, यानी कि ये जो वैल्यूज है ये इस फार्मूला में पुट करें, तो अब ये आ जाएगा an इज इक्वल टू A1 की जगह मैंने A1 की वैल्यू 6 पुट कर दी और R की जगह मैंने R की वैल्यू 2 पर पुट कर दी। ठीक है, और इसकी पावर ये n-1 आ रही थी, तो इसकी मैंने पावर n-1 लिखी। ठीक है, अब आप ये जो आपके पास एक्सप्रेशन बन रही है, आप सिंपली इसको ये जो 6 है इसके ये ब्रैकेट्स को ड्रॉप कर लें, आप ये 6 लिखें और इनटू ये जो आपके पास टर्म आ रही है इसको आप लिख लें। आप ये नहीं कर सकते कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 12 रेज़ टू पावर n-1 लिख दें, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट बेसिस हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो पहले हमें ये n-1 ये जो पावर आ रही है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये जो एक्सप्रेशन इसको एज इट इज लिख देंगे, सिर्फ ये 6 के साथ जो ब्रैकेट आ रही है इसको मैंने रिमूव कर दिया, मैंने 6 इंटू 2 रेज़ टू पावर n-1 लिख दिया, तो ये हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म थी वो आ गई। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 3 है, हमें ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है, तो इस सीक्वेंस के लिए हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये जो सीक्वेंस हमें दी गई थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब नेक्स्ट हम इसके लिए जनरल टर्म फाइंड करेंगे, तो सेम हम ये जो फॉर्मूला है जनरल टर्म फाइंड करने का, ये फॉर्मूला आपकी बुक के पेज 87 पे दिया गया है, मैंने वहां से ये फॉर्मूला लिखा है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, आपको जुबानी मालूम होना चाहिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड करने के लिए। तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें एक तो A1 की वैल्यू चाहिए, एक हमें कॉमन रेशो या R की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखें A1 की वैल्यू कौन सी होगी, हम जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में जो पहली टर्म की वैल्यू होती है वो A1 के इक्वल होती है, तो A1 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, ये वाला 15 मैंने यहाँ पर लिख दिया। और R या कॉमन रेशो हम किस तरह कैलकुलेट करते होते हैं, हम सेकंड टर्म पे फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर लेंगे, तो ये सेकंड टर्म 45 है, 45 पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म यानी कि 15 को, तो ये 15 45 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, तो हमारे पास कॉमन रेशो या R की वैल्यू आ जाती है 3। अब हमारे पास A1 और R ये वैल्यूज आ गई हैं, तो हम ये वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये वैल्यूज मैंने पुट की हुई हैं। पहले तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म मालूम करने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखने के बाद नेक्स्ट मैंने लिखा पुट द वैल्यूज, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये आप इस फार्मूला में पुट करें। तो अब देखें ये तो आ जाएगा an इज इक्वल टू, और A1 की जगह मैंने पुट कर दिया 15, क्योंकि A1 की वैल्यू 15 थी, और R की जगह मैंने पुट कर दिया 3, और इसकी पावर n-1 आ रही थी, तो इसकी मैंने पावर n-1 लिख दी। ठीक है, मैंने A1 और R की वैल्यूज पुट कर दी। अब इस एक्सप्रेशन को आप सिंपली इस तरह लिख सकते हैं कि ये 15 के जो ब्रैकेट है इनको ड्रॉप कर लें, आप 15 लिख दें, और इनटू ये वाली जो टर्म आ रही है ये आप लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर n-1। ठीक है, तो ये हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म आ गई। अच्छा, यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि 15 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके 45 n पावर -1 लिख दें, क्योंकि जब तक आप ये पावर को सॉल्व नहीं करेंगे 3 रेज़ टू पावर n-1, इस पावर को सॉल्व नहीं करेंगे तो आप इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपने सिंपली इसको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, तो ये जनरल टर्म आ गई हमारे पास इस सीक्वेंस के लिए। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 4 है, हमें ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है, तो इस सीक्वेंस के लिए हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखी, अब नेक्स्ट हमने इसके लिए जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो हम सेम फॉर्मूला जो कि हम पिछले 3 पार्ट्स में यूज करते रहे हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड करने के लिए, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला मैं आपको हर पार्ट में बताता रहा हूं कि मैंने आपके बुक के पेज 87 से लिखा हुआ है,
और यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला जुबानी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए एक तो हमें A1 की वैल्यू चाहिए और एक हमें R या कॉमन रेशो की वैल्यू चाहिए। तो देखें A1 की वैल्यू किस तरह हमारे पास आएगी। हम जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में जो पहली टर्म की वैल्यू होती है वो A1 के इक्वल होती है। तो मैंने A1 इज इक्वल टू 200 रख दिया, ठीक, क्योंकि ये पहली टर्म की वैल्यू 200 थी, तो इसको मैंने A1 के इक्वल रख दिया। और R की वैल्यू किस तरह फाइंड करते होते हैं, हम सेकेंड टर्म पे फर्स्ट वाली टर्म को डिवाइड करेंगे। तो सेकेंड टर्म हमारे पास 100 है, इस पे आप डिवाइड करें 200 को, तो देखें अब ये ऊपर वाले 2 जीरो इस नीचे वाले 2 जीरो से डिडक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब ये हमारे पास A1 और R की वैल्यूज आ गई हैं, तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस फार्मूला में, तो हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें नीचे मैंने ये वैल्यूज पुट की हुई हैं। पहले तो मैंने ये जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा, अब नेक्स्ट मैंने पुट द वैल्यूज, यानी कि इस फार्मूला में हम ये जो वैल्यूज है ये पुट करेंगे। तो ये देखें ये तो आ गया an इज इक्वल टू A1 की जगह मैंने A1 की वैल्यू पुट कर दी 200 और R की जगह मैंने ये R की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, ठीक है। और इसकी होल पावर n-1 ये जो आ रही थी ये वाली पावर ये मैंने लिख दी, ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम सिंपली ये जो 200 है इसके जो ब्रैकेट्स को ड्रॉप करके यहाँ पर लिख लेंगे 200 और इनटू ये वाली जो टर्म आ रही है ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्म है इसकी जो पावर n-1 आ रही है, पहले हमें इस पावर को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई, ये जो हमें सीक्वेंस दी गई थी इस सीक्वेंस की जनरल टर्म हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द जनरल टर्म इज गिवन। नीचे हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म दी गई है, तो हम इस जनरल टर्म को यूज करते हुए फर्स्ट 4 टर्म या पहली 4 टर्म्स इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब इस जनरल टर्म को यूज करते हुए हम पहली 4 टर्म मालूम करेंगे। तो देखें इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये जो जनरल टर्म हमें दी गई थी ये मैंने लिख दी, ठीक है। अब हम फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करेंगे। तो देखें फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर 1 पुट करेंगे। फिर सेकेंड टर्म के लिए हम इस इक्वेशन में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर 2 पुट करेंगे। फिर थर्ड टर्म के लिए हम 3 पुट करेंगे और फिर फोर्थ टर्म के लिए हम n की जगह 4 पुट करेंगे, ठीक है। हम इस तरह n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ टर्म्स की वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। इसमें अब पहले तो देखें अब हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, तो हम n को रखेंगे 1 के इक्वल, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए हम n की वैल्यू 1 के इक्वल रखेंगे। ये जो इक्वेशन है जहां जहां पर n है वहां पर हम 1 पुट करेंगे पहली टर्म फाइंड करने के लिए। तो देखें ये an है तो ये मैंने a1 कर दिया, यानी कि इस n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। और ये 3 इंटू 2 रेज टू पावर n-1 है, तो इस n की जगह मैंने यहां पर भी 1 पुट कर दिया, तो ये 2 रेज टू पावर 1-1 हो गया। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू पावर 1-1 आपस में डिडक्ट होकर 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 रेज टू पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट ये वाला 3 आ जाएगा और 2 रेज टू पावर 0 है। हम जानते हैं कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो मैंने 2 रेज टू पावर 0 की जगह 1 लिख दिया। अब ये 3 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो पहली टर्म है या a1 उसकी वैल्यू आ गई है 3। अब हम सेकंड टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम n की वैल्यू 2 के इक्वल पुट करेंगे। इस फार्मूले में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर अब आप 2 पुट कर दें, तो देखें ये आ जाएगा an की जगह आ गया a2 और ये 3 इंटू 2 रेज टू पावर n-1 है, तो n की जगह मैंने यहां पर 2 पुट कर दिया, तो ये 2-1 हो गया, ठीक है। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2-1 है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 की पावर हमारे पास 1 रह जाएगी। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू पावर 1 2 के इक्वल नहीं होगा, तो ये मैंने 2 यहां पर लिख दिया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि a2 या जो सेकंड टर्म है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, ठीक है। अब थर्ड टर्म के लिए हम n की वैल्यू 3 के इक्वल रखेंगे, तो इस इक्वेशन में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर अब हम 3 पुट कर लेंगे, तो ये मैंने लिख दिया a3, इस n की जगह मैंने 3 पुट कर लिया और ये 3 इंटू 2 रेज टू पावर n-1 है, तो n की जगह यहां पर मैंने 3 पुट कर लिया, तो ये 2 रेज टू पावर 3-1 हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3-1 है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 रेज टू पावर 2 रह जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये तो आ जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2
2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, तो ये 3 इंटू 4 हो गया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 12। तो ये हमारे पास A3 या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो तीसरी टर्म है उसकी वैल्यू आ गई है 12। अब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो चौथी टर्म है या फोर्थ टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम n की वैल्यू 4 के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर अब आप 4 पुट कर लें। ठीक है, तो मैंने लिखा है n इज इक्वल टू 4 और नेक्स्ट मैंने देखें ये an था तो a 4 मैंने कर दिया, n की जगह मैंने 4 कर दिया। इसी तरह ये 3 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 था तो n की जगह मैंने यहाँ पर 4 कर दिया। ठीक है, तो ये 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा 3 और ये 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 रेज टू पावर 3 रह जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप ये आ जाएगा 3 और 2 रेज टू पावर 3, 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 को जब आपने 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिला 8। ठीक है, 2 को हमने 3 बार क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 2 की पावर 3 आ रहा है, यानी कि 2 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 3 की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, तो अब ये हमारे पास 3 इंटू 8, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो ये हमारे पास A4 या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो फोर्थ टर्म है उसकी वैल्यू आ गई। इस तरह हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की ये जो फर्स्ट 4 टर्म थी ये हमने फाइंड कर ली। ये हमारे पास पहली टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो हम अपना आंसर में लिखेंगे कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, मैंने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को शॉर्ट करके लिखा है GS लिख दिया, आर 3 6 12 24। ये जो हमने मुख्तलिफ टर्म फाइंड की थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी, ये इसकी पहली 4 टर्म आ गई। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 2 है, हमें ये जनरल टर्म दी गई है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो इस जनरल टर्म को यूज करते हुए हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं या पहली 4 टर्म्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, ये जो हमें जनरल टर्म दी गई थी ये मैंने पहले लिख दी। अब हम इस जनरल टर्म को यूज करेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहली 4 टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखें, जब हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम इस n की वैल्यू 1 रख देंगे। सेकंड टर्म के लिए हम इस n की वैल्यू 2 रखेंगे, जहां जहां पर ये n आ रहा है इस इक्वेशन में वहां पर 2 पुट करेंगे। थर्ड टर्म के लिए हम n की वैल्यू 3 रखेंगे, यानी कि जहां जहां पर ये n आ रहा है इस इक्वेशन में वहां पर 3 पुट करेंगे। और फोर्थ टर्म के लिए हम n की वैल्यू 4 रखेंगे। ठीक है, इस तरह हम n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की मुख्तलिफ टर्म की वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, तो देखें अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अब फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो मैंने पुट n इज इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, n को मैंने 1 के इक्वल रख दिया। तो अब इस इक्वेशन में जहां जहां पर n है वहां पर आप 1 पुट कर दें। ये an है तो ये a1 हो जाएगा, यानी कि हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। और ये 4 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 है, तो यहां पर भी इस n की जगह आप 1 पुट कर दें, तो ये 2 रेज टू पावर 1 माइनस 1 हो गया। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा 4 इंटू 2 रेज टू पावर 1 माइनस 1 ये आपस में डिडक्ट हो जाएंगे तो 2 रेज टू पावर 0 रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा 4 और ये 2 रेज टू पावर 0 है। किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो मैंने इस 2 रेज टू पावर 0 की जगह 1 पुट कर दिया। और आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिलेगा 4। तो ये हमारे पास A1 या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो पहली टर्म है उसकी वैल्यू आ गई है 4। अब सेकंड टर्म के लिए आप n की वैल्यू 2 पुट कर दें, यानी कि इस इक्वेशन में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 2 पुट करेंगे। तो ये an है तो ये a2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 की जगह 2 माइनस 1 हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा 4 और 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 रेज टू पावर 1 रह जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 रेज टू पावर 1 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 4 इंटू 2 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिलेगा 8। तो ये हमारे पास A2 या इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो दूसरी टर्म है उसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम n की वैल्यू 3 के इक्वल पुट करेंगे। इस इक्वेशन में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 3 पुट कर दें, तो ये an की जगह ये हो गया A3 और इज इक्वल टू ये 4 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 की जगह मैंने पुट कर दिया 3 माइनस 1। ठीक है, n की जगह मैंने 3 पुट कर दिया। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 4 इंटू 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 4 और 2 रेज टू पावर 2, यानी कि 2 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपको वैल्यू 4 मिलेगी। ठीक है, तो ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास A3 या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू आ गई है 16। अब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फोर्थ टर्म मालूम करेंगे,
तो उसके लिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे 4। ये जो इक्वेशन है इसमें जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 4 पुट करें। तो ये देखें, ये मैंने n की जगह a4 लिख दिया, यानी कि n को मैंने 4 से रिप्लेस कर दिया, और इसी तरह ये 4 इंटू 2 रेज टू पावर n-1 की जगह मैंने 4-1 लिख दिया। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 रेज टू पावर 4-1, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अब ये 4 इंटू 2 रेज टू पावर 3 का मतलब है कि 2 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8। ठीक है, तो ये 4 इंटू 8 आ गया। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिलेगा 32। तो ये हमारे पास A4 यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो चौथी टर्म है उसकी वैल्यू B आ गई। ये हमारे पास चारों टर्म्स की वैल्यू आ गई है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, मैंने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को शॉर्ट करके लिखा है R 4 8 16 32। ये हमारे पास जो वैल्यूज आई थी ये मैंने लिख दी है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 3 है। हमें ये जनरल टर्म दी गई है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो इस जनरल टर्म को यूज करते हुए हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो फर्स्ट 4 टर्म है या पहली 4 टर्म है उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले ये जो हमें जनरल टर्म दी गई थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अब हम इस जनरल टर्म को यूज करते हुए पहली 4 टर्म फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो देखें हम सेम स्टेप अप्लाई करेंगे जिस तरह के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया, कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहली टर्म फाइंड करने के लिए हम इस n की वैल्यू 1 के इक्वल रखेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह फिर सेकंड टर्म मालूम करने के लिए हम n की इक्वल 2 के इक्वल रखेंगे, थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू हम 3 के इक्वल रखेंगे, और फोर्थ टर्म के लिए हम n की वैल्यू 4 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो पहली 4 टर्म है उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो देखें अब हम शुरू करेंगे। अब हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो हम n को 1 के इक्वल रखेंगे, जिस तरह कि आपको मैंने बताया इस इक्वेशन में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 1 पुट कर दें, तो ये n की जगह a1 हो जाएगा, मैंने n की जगह 1 पुट कर दिया। इसी तरह ये 25 इंटू -1/2 होल पावर n-1 है, तो आप इस n की जगह भी 1 पुट कर लें, तो ये 1-1 हो जाएगा, इसकी पावर 1-1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 25 इंटू, और ये -1/2 होल पावर 1-1 है, तो ये 1-1 आपस में डिडक्ट होके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो पावर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन रही है 25 इंटू -1/2 होल पावर 0। ठीक है, तो आपको जिस तरह के पिछले पार्ट में मैंने बताया कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये मैंने 25 इंटू 1 पुट कर दिया, यानी कि ये जो -1/2 होल पावर 0 आ रहा था इसी जगह मैंने 1 पुट कर दिया, क्योंकि इसकी पावर 0 के इक्वल थी। ठीक है, अब ये 25 इंटू 1 आ रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 25 मिलेगा। इस तरह ये हमारे पास A1 या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो पहली टर्म है उसकी वैल्यू आ गई 25। अब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म मालूम करेंगे, तो हम n को 2 के इक्वल रखेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर हम 2 पुट करेंगे। तो देखें ये an है, तो यहां पर मैंने पुट कर दिया A2, n की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, और इज इक्वल टू ये 25 आ गया, और इनटू ये -1/2 होल पावर n-1 था, तो ये मैंने n की जगह यहां पर 2 पुट कर दिया, तो ये हो गया -1/2 होल पावर 2-1 हो गया। ठीक है, अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा 25 इंटू ये आ गया -1/2 होल पावर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी 1। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ गया 25, और ये -1/2 होल पावर 1-1/2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है 25 इंटू -1/2। ठीक है, तो 25 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -25 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 आ गया, तो ये हमारे पास A2 या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू आ गई -25/2। ठीक हो गया। अब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे 3, यानी कि इस इक्वेशन में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 3 पुट कर दें, तो ये an है, तो n की जगह मैंने 3 पुट किया, तो ये A3 हो गया, इज इक्वल टू ये 25 इंटू -1/2 n-1 है, तो n की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, तो ये 3-1 हो गया। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें ये आ गया 25, और ये -1/2, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो उसकी पावर आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये -1/2 होल पावर 2 हो गया। ठीक है, अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा 25, और ये -1/2 होल पावर 2 का मतलब है कि -1/2 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम -1/2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें
ये आ गया -1/2 इंटू -1/2। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहां पर ये देखें 1/4 आ गया। ठीक है, हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें आंसर मिला 1/4। तो अब ये 25 इंटू 1/4 है, तो 25 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 4 आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 25/4। यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो थर्ड टर्म है या A3 है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 25/4। अब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फोर्थ टर्म मालूम करेंगे या चौथी टर्म मालूम करेंगे, तो हम n की वैल्यू पुट करेंगे 4। यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 4 पुट कर दें। तो देखें ये आ गया A4, यहाँ देखें अब ये n की जगह मैंने पुट कर दिया A4, यानी कि n को मैंने रिप्लेस कर दिया 4 से, और ये 25 इंटू -1/2 होल पावर n-1 था, तो n की जगह यहां पर मैंने 4 पुट कर दिया, तो ये 4 - 1 हो गया। अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा 25 और ये -1/2 होल पावर 4 - 1, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3, तो ये -1/2 होल पावर 3 आ जाएगा। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये तो आ जाएगा 25 और ये -1/2 होल पावर 3 का मतलब ये है कि ये -1/2 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जिस तरह यहां पर 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहां पर चूंकि पावर 3 है तो इसका मतलब है कि ये 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने लिखा -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो अब ये -1/2 और -1/2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा, सेम जिस तरह के यहां पर हमारे पास ये वैल्यू आई थी। ठीक है, अब 1/4 को अगेन आप -1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हमारे पास प्लस आया था। ठीक है, तो वो प्लस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर अगेन माइनस हो जाएगा और 1/2 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/8। ठीक है, जब हमने -1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला -1/8। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें ये आ रहा है 25 इंटू -1/8, तो 25 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -25 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 8 आ गया। तो ये हमारे पास जो फोर्थ टर्म है या A4 है उसकी वैल्यू आ गई -25/8। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पहली 4 टर्म है या फर्स्ट 4 टर्म है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, उनकी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, मैंने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को शॉर्ट करके लिखा है, आर 25 -25/2 25/4 और -25/8, यानी कि ये जो 4 वैल्यूज मेरे पास आई थी वो मैंने यहां पर लिख दी। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 4 है, हमें ये जनरल टर्म दी गई है, तो इस जनरल टर्म को यूज करते हुए हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो पहली 4 टर्म है वो हम फाइंड करेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने पहले ये जो हमें जनरल टर्म दी गई थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब हम इसकी पहली 4 टर्म जो है वो फाइंड करेंगे। तो देखें हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे जिस तरह के हम पहले 3 पार्ट्स में फॉलो करते रहे हैं कि हम जब फर्स्ट टर्म फाइंड करना चाहेंगे तो हम n को 1 के इक्वल रखेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर हम 1 पुट कर लेंगे। इसी तरह सेकेंड टर्म के लिए हम n को 2 के इक्वल रखेंगे, थर्ड टर्म के लिए हम n को 3 के इक्वल रखेंगे और फोर्थ टर्म के लिए हम n को 4 के इक्वल रखेंगे। तो इस तरह हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो पहली 4 टर्म है उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो चले हम शुरू करते हैं। देखें अब पहले हम जो फर्स्ट टर्म है वो फाइंड करेंगे, तो हम n को 1 के इक्वल रखेंगे, यानी कि ये जो इक्वेशन है जहां पर n आ रहा है वहां पर आपने 1 पुट कर देना है। तो अब ये an है तो यहाँ पर ये a1 हो गया, इस n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया और नेक्स्ट ये आ जाएगा 5 इंटू 1/5 और ये n-1 है तो n की जगह यहाँ पर ही मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये 1-1 हो गया। ठीक है, ये 1/5 होल पावर 1-1 हो गया। अब ये एक्सप्रेशन है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, ये तो आ जाएगा 5 इंटू और ये 1/5 होल पावर 1-1, ये आपस में डिडक्ट हो जाएंगे तो पीछे 0 रह जाएगा, तो ये आपके पास 1/5 होल पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा 5 और ये 1/5 होल पावर 0 है, तो हम जानते हैं किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो मैंने इसकी जगह 1 पुट कर दिया। अब ये 5 इंटू 1 इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 5, यानी कि ये हमारे पास A1 या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो पहली टर्म है उसकी वैल्यू आ गई है 5। अब सेकंड टर्म के लिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे 2। इस इक्वेशन में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर अब आप पुट कर ले 2, तो ये an है तो इसकी जगह आ गया a2, यानी कि इस n की जगह मैंने 2 पुट कर दिया और नेक्स्ट ये आ जाएगा 5 इंटू ये 1/5 होल पावर n-1 है,
तो ये n की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये 1/5 होल पावर 2 - 1 हो गया। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा 5, और ये 1/5 होल पावर 2 - 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो उसकी पावर 1 रह जाएगी। ठीक है, ये 1/5 होल पावर 1 आ गया हमारे पास। अब ये तो आ जाएगा 5, और ये 1/5 होल पावर 1 जो है ये 1/5 के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो अब इसको आप तो सिंप्लीफाई कर दें, देखें ये 5 इस 5 से डिडक्ट हो जाएगा, पीछे हमारे पास 1 रह जाएगा, तो ये हमारे पास A2 या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो दूसरी टर्म है उसकी वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, अब हम थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम n को 3 के इक्वल रखेंगे। इस इक्वेशन में जहां जहां पर n आ रहा है, इस इक्वेशन में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 3 पुट कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखें ये आ गया, n की जगह मैंने A3 पुट कर लिया, n को रिप्लेस कर लिया मैंने 3 से, और इस तरह ये 5 इंटू 1/5 होल पावर n - 1 की जगह मैंने 3 - 1 कर दिया। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1/5, और ये 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी 2, तो ये आ जाएगा 1/5 होल पावर 2 आ गया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये तो आ जाएगा 5, और ये 1/5 होल पावर 2 का मतलब है कि 1/5 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें अगर हम 1/5 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/5 इंटू 1/5 ये आ जाएगा 1/25। ठीक है, तो आप जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि 1/5 होल पावर 2 को, तो आपको आंसर मिलेगा 1/25। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब ये 5 इंटू 1/25 है, तो देखें ये 5 इस 25 पे डिवाइड होगा 5 टाइम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/5। ऊपर हमारे पास 1 आ गया और नीचे जो है 5 आ गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई A3 की, यानी कि इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू आ गई 1/4। अब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो फोर्थ टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम n को 4 के इक्वल रखेंगे, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसमें जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर अब आप 4 पुट कर लें तो आपके पास फोर्थ टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें ये मैंने लिखा पुट n = 4, अब ये आ गया n की जगह मैंने पुट कर दिया A4, यानी कि n को रिप्लेस कर दिया मैंने 4 से, और ये 5 इंटू 1/5 होल पावर n - 1 था, तो n की जगह यहां पर मैंने 4 पुट कर दिया, तो ये 4 - 1 हो गया। ठीक है, अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो आ जाएगा 5, और ये 1/5 होल पावर 4 - 1 ये 3 रह जाएगा, तो ये 1/5 होल पावर 3 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा 5, और ये 1/5 होल पावर 3 का मतलब ये है कि 1/5 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 1/5 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये 1/5 और 1/5 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/25 आ जाएगा, जिस तरह के हमारे पास ये ऊपर वैल्यू आई थी। अब 1/25 को इस 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/125, क्योंकि नीचे 5 और 25 आपस में मल्टीप्लाई के 125 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। जब आप 1/5 होल पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 1/125। ठीक है, तो अब आप देखें ये 5 इंटू 1/125 है, तो इस 5 को आप 125 पे डिवाइड कर सकते हैं। 125 पे 5 कितनी बार डिवाइड होगा? 25 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/25। तो ये हमारे पास A4 या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो चौथी टर्म है उसकी वैल्यू भी आ गई है 1/25। इस तरह ये हमारे पास जो पहली 4 टर्म है उनकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आर, उसके बाद ये जो मैंने पहली 4 वैल्यूज फाइंड की थी ये मैंने यहां पर सारी लिख दी है। ठीक है, ये 5, 1, 1/5 और 1/25 ये मैंने लिख दी है। तो इस तरह ये हमारा जो पार्ट 4 है वो भी कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। नीचे हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की मुख्तलिफ वैल्यूज दे दी गई हैं। ठीक है, और यहां पर ये एक टर्म इंडिकेट कर दी गई है या एक टर्म हमें बताई जा रही है A4, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले हमें जो वैल्यू दी गई थी ये मैंने यहां पर लिख दी है। ठीक है, अब हम ये A4 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म का फार्मूला है ये वाला यूज करेंगे। ये फार्मूला आपकी बुक के पेज 87 पे दिया गया है। ठीक है, अब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो इसमें हम ये जो वैल्यू दी गई है ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे इस A4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। देखें मैंने लिखा है पुट द वैल्यूज, यानी कि ये जो वैल्यूज हमें दी गई हैं इनको हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो an की जगह मैंने पुट कर दिया A4, क्योंकि हम फोर्थ जो टर्म है वो हमने मालूम करनी है, तो n की जगह हमने पुट कर दिया 4। ठीक हो गया।
और A1 की जगह मैंने पुट कर दिया 20, क्योंकि A या A1 जो है ये सेम होते हैं, A की वैल्यू को शो कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने ये A की वैल्यू यहां पर पुट कर दी इस A1 की जगह, ठीक है। और दूसरा R की वैल्यू में दी गई थी 10, तो यहां पर मैंने 10 पुट कर दिया, और R की पावर आ रही थी n-1, तो हमने यहां पर देखे n की वैल्यू 4 पुट की है, क्योंकि हम चौथी टर्म मालूम करने लगे, तो यहां पर भी हम जो n है उसकी वैल्यू 4 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4-1 हो जाएगा। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, ये तो आ जाएगा 20, और ये 10 होल पावर 4-1 आ रहा है, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 10 की पावर 3 रह जाएगी। अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, ये आ जाएगा 20, और 10 पावर 3 का मतलब ये है कि 10 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1000, ठीक है। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन बन रही है, 20 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करें तो देखें ये 2 1 2 हो जाएगा, और 1 0 ये 20 वाला इधर आ गया, और 3 0 ये 1000 वाले यहां पर आ जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 20,000। यानी कि ये जो टर्म इंडिकेट की गई थी A4, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 20,000। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 2 है, हमें ये वैल्यू दी गई है, ठीक है, और ये टर्म यहां पर इंडिकेट की गई है, या हमें बताया जा रहा है कि इस टर्म की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, A7 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये जो वैल्यूज हमें दी गई थी ये मैंने सारी लिख दी। अब हम सेम फार्मूला जिस तरह के हमने पार्ट 1 में यूज किया था, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फार्मूला है, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे इस A7 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो मैंने ये फार्मूला लिख दिया, ठीक है। अब इस फार्मूला में हम ये जो वैल्यू दी गई है ये पुट कर लेंगे। तो देखें ये मैंने लिखा पुट द वैल्यूज, यानी कि ये जो वैल्यूज है ये इस फार्मूला में पुट करें। तो अब देखें ये an की जगह मैंने पुट कर दिया A7, क्योंकि A7 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो ये मैंने A7 कर दिया। और A1 की जगह मैंने ये जो A की वैल्यू थी 3 ये पुट कर दी, क्योंकि A1 या A जो है ये सेम होते हैं, A की वैल्यू को शो कर रहे होते हैं, तो यहां पर मैंने 3 पुट कर दिया। और R की जगह मैंने हमें ये जो R की वैल्यू दी गई थी ये पुट कर दी 3, ठीक है। और R की पावर n-1 है, तो n की जगह मैंने 7 पुट कर दिया, क्योंकि यहां पर हमें जो nth टर्म है वो 7 बताई गई है, यानी कि n की वैल्यू 7 है, तो यहां पर मैंने n की जगह 7 पुट कर दिया, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करें, यह आ जाएगा 3 इंटू 3 रेज टू पावर 7-1 है, तो 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 रेज टू पावर 6 रह जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3, ठीक है। और 3 रेज टू पावर 6 का मतलब यह है कि 3 जो है 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें हम 3 को अगर 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें हमारे पास आ रहा है, ये मैंने 3 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको जब आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 729 वैल्यू मिलेगी। ये देखें ये 3 3 9 हो जाएगा, 9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 हो जाएगा, 27 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 81 हो जाएगा, 81 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 243 हो जाएगा, और 243 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 729 आ जाएगा। तो ये हमने जब 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 729, ठीक है। अब ये 3 इंटू 729 है, तो आपने इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए ये 729 इंटू 3 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2187। तो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2187। ये हमारे पास A7 की वैल्यू आ गई। ये टर्म यहां पर इंडिकेट की गई थी, या हमें बताया जा रहा था कि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 3 है, हमें ये वैल्यू दी गई है, और यहां पर जो टर्म इंडिकेट की जा रही है या जो टर्म बताई जा रही है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो है A5, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने ये जो वैल्यूज दी गई थी ये पहले मैंने लिखी। अब हम इस A5 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल टर्म का फार्मूला है जो कि हमने पिछले 2 पार्ट में यूज किया, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैंने ये वाला फार्मूला लिखा। अब इस फार्मूला में आप ये जो हमें वैल्यूज दी गई थी ये हम पुट कर लेंगे। तो देखें हम पुट करते हैं, मैंने लिखा पुट द वैल्यूज, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं आप इस फार्मूला में पुट करें। तो an की जगह हम पुट कर लेंगे A5, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और A1 की जगह मैंने ये A की वैल्यू पुट कर दी 5 1 2, क्योंकि A1 और A ये इक्वल होते हैं, ठीक है, A की वैल्यू को शो कर रहे होते हैं। तो यहां पर मैंने 5 1 2 पुट कर लिया A1 की जगह। और R की हमें वैल्यू दी गई है 1/2, तो मैंने R की जगह 1/2 पुट कर दिया, ठीक है। और इसकी होल पावर ये n-1 है, तो इस n की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, क्योंकि हमें जो nth टर्म बताई गई है वो A5 है, यानी कि n की वैल्यू 5 आएगी। तो यहां पर n की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, तो ये 1/2 होल पावर 5-1 आ गया। अब ये एक्सप्रेशन बनी, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, ये तो आ जाएगा 5/2, ठीक है। और ये 1/2 होल पावर 5-1, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये 1/2 होल पावर 4 आ गया, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये तो आ गया 5/2, और ये 1/2
होल पावर 4 का मतलब ये है कि 1/2 4 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप अगर 1/2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 1/16। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है। अब आप 5/2 पे 16 को डिवाइड करें, और अब आप 5/2 पे 16 को डिवाइड करेंगे तो ये 16 5/2 पे डिवाइड होता है 32 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास A5 या ये जो टर्म इंडिकेट की गई थी, या जो टर्म हमसे पूछी जा रही थी, इस टर्म की वैल्यू आ गई है 32। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब पार्ट 4 है, हमें ये वैल्यू दी गई है और यहां पर जो टर्म इंडिकेट की जा रही है या जिस टर्म की हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो है A10, यानी कि जो 10th टर्म है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये वैल्यूज लिख दी। अब यहां पर भी हम सेम जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला है ये वाला यूज करेंगे इस A10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये वाला फॉर्मूला हम पिछले तीनों पार्ट में यूज करते आए हैं। तो अब ये मैंने फॉर्मूला लिखा, नेक्स्ट आप ये जो वैल्यूज आपको दी गई है ये आप इसमें पुट करें। तो देखें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो मैंने लिखा है पुट द वैल्यूज, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं इस फार्मूला में पुट करें। तो A n की जगह आप पुट कर लें A10 क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और A1 की जगह आप ये A की वैल्यू पुट कर लें क्योंकि A या A1 आपस में सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो A1 की जगह मैंने ये 7 पुट कर दिया, और R की वैल्यू में दी गई है 2, तो इस R की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, और n-1 इस n की जगह मैंने 10 पुट कर दिया क्योंकि जो nth टर्म है उसकी वैल्यू है A10, यानी कि n की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, तो इस n की जगह मैंने 10 पुट कर दिया और माइनस ये वाला 1 आ जाएगा। तो ये अब सिंपल सी एक्सप्रेशन बनी, इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा 7, और ये 2 रेज़ टू पावर 10-1, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 9 रह जाएगा। तो ये तो आ जाएगा 7, और 2 रेज़ टू पावर 9 का मतलब ये है कि 2 जो है 9 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम 2 को 9 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने 2 को 9 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो ये देखेंगे 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 to the 128, 128 to the 256, और 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 ये आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया 2 रेज़ टू पावर 9 को, तो मुझे 512 ये वाली वैल्यू मिली। अब आपके पास 7 into 512 ये दो वैल्यूज आ रही हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखें ये 512 के साथ 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3584। तो जब मैंने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया मुझे आंसर मिला 3584। तो ये हमारे पास A10 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये जो टर्म यहाँ पर इंडिकेट की गई थी या जिस टर्म का हमसे पूछा जा रहा था उस टर्म की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, A writer wrote 120 words on the first day। एक राइटर है या एक मुसन्निफ है, वो कोई तहरीर लिख रहे हैं, वो कोई स्टोरी भी हो सकती है, कोई नॉवल हो सकता है, कोई ड्रामा हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने पहले दिन 120 वर्ड्स या 120 अल्फाज लिखे, 240 वर्ड्स ऑन द सेकंड डे, और दूसरे दिन उन्होंने 240 वर्ड या 240 अल्फाज लिखे, एंड 480 वर्ड्स ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन उन्होंने 480 वर्ड या 480 अल्फाज लिखे। इफ द नंबर ऑफ रिटन वर्ड्स आर इंक्रीज इन द सेम पैटर्न, तो अगर वो जो मुसन्निफ हैं या वो जो राइटर हैं वो इसी तरतीब से रोजाना की बुनियाद पे अल्फाज में इजाफा करते जाएं, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स रोड ऑन द 10th डे, तो फिर 10वें दिन उन्होंने कितने अल्फाज लिखे होंगे, कितने वर्ड्स लिखे होंगे, ये चीज हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले तो हम ये जो सीक्वेंस आ रही है इसको हम लिख लेते हैं। मैंने लिखा है द सीक्वेंस इज, अब पहले दिन उन्होंने 120 अल्फाज लिखे, तो ये जो पहली टर्म है ये हमारे पास आ जाएगी 120। दूसरे दिन 240 वर्ड्स लिखे तो दूसरी टर्म हमारे पास आ गई 240। ठीक है, तीसरे दिन उन्होंने 480 वर्ड्स लिखे तो तीसरी टर्म हमारे पास इस सीक्वेंस की आ जाएगी 480। तो इस तरतीब से हमारी ये सीक्वेंस बनेगी। तो हमने क्या मालूम करना है कि वो जो राइटर है उन्होंने 10वें दिन कितने वर्ड्स लिखे, यानी कि ये जो सीक्वेंस आ रही है इसकी जो 10th टर्म या 10वीं टर्म होगी उसकी क्या वैल्यू होगी, ये चीज हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया, तो देखें ये मालूम करने के लिए कि इस सीक्वेंस की 10th टर्म की क्या वैल्यू होगी, हमें इस सीक्वेंस की टाइप का मालूम होना जरूरी है कि क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी तो फिर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो पुट करेंगे ये 10th टर्म की वैल्यू मालूम करने के लिए, और अगर ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी तो फिर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो पुट करेंगे इस सीक्वेंस की जो 10th टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखें अगर आप इस सीक्वेंस को गौर से देखें, इसमें हमारे पास पहली टर्म आ रही है 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 240 आ जाता है,
240 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 480 आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीक्वेंस है इसमें हमारे पास ये जो टर्म्स हैं इनकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल की जा रही हैं। तो ऐसी सीक्वेंस जिसकी जो टर्म्स की वैल्यूज एक ही खास नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल की जा रही हो, ऐसी सीक्वेंस फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाती है। ठीक हो गया। तो हम यहां पर लिख देंगे कि इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब हमें ये मालूम पड़ गया कि ये चूंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर हम जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल टर्म का फार्मूला है वो यूज करेंगे इस 10th डे की वैल्यू फाइंड करने के लिए, या इस सीक्वेंस की जो 10th टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है? देखें, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, यहां पर दोबारा आपको मैं बता देता हूं। ये वाला फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म का फार्मूला है। अब ये फार्मूला मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको जुबानी मालूम होना चाहिए। अब देखें, इस फार्मूला को यूज करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए। हमें एक तो ये A1 की वैल्यू चाहिए, एक हमें ये R या कॉमन रेशियो की वैल्यू चाहिए, एक हमें ये N की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो A1 की वैल्यू कौन सी होगी? किसी भी सीक्वेंस में जो पहली टर्म होती है वो A1 के इक्वल होती है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में ये जो 120 है ये फिर A1 के इक्वल होगी, क्योंकि ये पहली टर्म है। ठीक है, तो यहां पर ये देखें A1 की वैल्यू मैंने लिख दी 120। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमें R या कॉमन रेशियो की वैल्यू चाहिए। तो R की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते होते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए कि हम सेकंड टर्म पे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते होते हैं। तो देखें, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सेकंड टर्म आपके पास क्या है? 240 है, तो ये 240 डिवाइडेड बाय 120 मैंने कर दिया जो कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू है। तो आप 240 पे 120 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। तो हमारे पास R या कॉमन रेशियो की जो वैल्यू है वो 2 आ जाती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर R की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, ये होगी 240 ओवर 120 इज इक्वल टू 2। तो ये हमने R की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट हमें इस N की वैल्यू चाहिए। तो देखें, ये हमें यहाँ पर बता दिया गया है कि हमने 10th डे यानी कि इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो 10वीं टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है कि N की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, तो यहां पर मैंने N की वैल्यू भी पुट कर दी है, N इज इक्वल टू 10। N की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी, और A10 या इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो 10th टर्म है उसकी वैल्यू चूंकि हमने फाइंड करनी है तो मैंने A10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, हम ये वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करेंगे। ये फार्मूला पहले लिखेंगे, फिर इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो 10th टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वो राइटर साहब जो 10वें दिन जितने अल्फाज लिखेंगे उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना हमारा रफ वर्क है। ठीक है, इसको बाद में हम रिमूव कर लेंगे। तो अब ये वाला फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पर पुट करूंगा और उसमें ये वैल्यूज पुट करूंगा। तो देखें, ये आ जाएगा, पहले मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो पुट कर दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया पुट द वैल्यूज, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये आप इसमें पुट करेंगे। तो A_n की जगह आ जाएगा A10 क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और A1 की जगह हम ये 120 पुट कर देंगे, और इस R की जगह हम ये R की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, और R रेज टू पावर n-1 है तो n की जगह हम ये n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, तो ये 2 रेज टू पावर 10-1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो आ जाएगा 120, और ये 2 रेज टू पावर 10-1 है, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, तो ये हमारे पास रह जाएगा 2 रेज टू पावर 9। ठीक हो गया। अब ये आपके पास 120 इंटू 2 रेज टू पावर 9 ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें देखें, पहले ये 2 रेज टू पावर 9 इसको सॉल्व करेंगे तो देखें इसका मतलब है कि 2 जो है वो 9 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2 की पावर 9 आ रही है, उसका मतलब है 2 जो है ये 9 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम 2 को 9 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये मैंने 2 9 टाइम लिखा है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 512 वैल्यू मिलेगी। ये देखें 2 टू द 4 हो जाता है, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, 64 टू द 128, और 128 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 256 हो जाएगा, और 256 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 510 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमने 2 रेज टू पावर 9 को सॉल्व किया तो हमें ये वैल्यू मिली 512। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है 120 इंटू 512। तो अब आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ रहा है 512। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 120 को, तो देखें जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 61,440। अब यहां पर मैं मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस नहीं बता रहा क्योंकि माशाल्लाह से आप 8th क्लास में हैं, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि कम से कम आपको मल्टीप्लीकेशन आती होगी। ठीक है, तो जब आप 512 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यानी कि 61,440 ये मैंने यहां पर पुट कर दी है। हमारे पास A10 या इस
जब इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो 10th टर्म थी या 10वें दिन पे उस राइटर ने जितने वर्ड्स लिखे उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर आ जाता है। आप अगर इसके साथ सिर्फ वर्ड्स लिख लेते हैं, ठीक है, तब भी ठीक है, और अगर आप इसके साथ एक सेंटेंस ऐड कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये साथ इसका एक सेंटेंस ऐड कर लिया। सो ही विल राइट 61,440 वर्ड्स ऑन 10th डे। के जो राइटर साहब हैं वो 10वें दिन 61,440 ये अल्फाज जो है वो लिखेंगे। यानी कि अगर वो इस तरतीब को फॉलो करते हुए रोजाना अल्फाज की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो फिर 10वें दिन जो है वो 61,440 वर्ड लिख लेंगे। इसका मतलब है कि वो 10वें दिन जो है खाना पीना भूल गए थे, बस वो लिखने पे ही बैठे हुए थे, क्योंकि 61,440 जो है ये बहुत ज्यादा वर्ड होते हैं एक दिन में लिखने के लिए। बहरहाल ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, और ये जितनी कैलकुलेशन आ रही है, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली, मुझे हमारा रफ वर्क ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसको हमने क्वेश्चन का पार्ट नहीं समझना, इसको आपने रफ एरिया में करना है सॉल्व। ठीक हो गया जी बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो वो ज्योमेट्रिकल शेप्स मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। आपने ये शेप्स देख के घबराना नहीं है। इन शेप्स का या इस क्वेश्चन में ज्योमेट्री का कुछ भी काम नहीं है। मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए ये शेप्स बनाई हुई है। मैं आपको समझाने के बाद इनको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कि एक ट्राइंगल कौन सी होती है? ये शेप ट्राइंगल की होती है, इसकी 3 साइड होती है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की जो इंटीरियर एंगल है या अंदरूनी जाविये हैं उनका मजमुआ 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक हो गया। और ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। और जो क्वाड्रिलेटर शेप होती है, क्वाड्रिलेटर शेप इस तरह 4 साइड पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, ये अब क्वाड्रिलेटर शेप है। तो इसकी जो अंदरूनी जाविये या इंटीरियर एंगल है उनका मजमुआ 360 डिग्री होता है। एंड ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री। और एक पेंटागन इस शेप की होती है जिसकी 5 साइड होती है। ठीक है, तो इसकी जो इंटीरियर एंगल या अंदरूनी जाविये हैं उनका मजमुआ 540 डिग्री के इक्वल होता है। फाइंड द सम ऑफ द एंगल ऑफ एन ऑक्टागन 8 साइड। तो हमने ऑक्टागन शेप कितनी साइड मुश्तमिल होती है? इसकी 8 साइड होती हैं। जैसे ये अब जो है ऑक्टागन की मैंने यहाँ पर शेप बनाई हुई है। ठीक है, तो हमने जो ऑक्टागन है यानी कि जिस शेप की 8 साइड होती हैं उसकी जो इंटीरियर एंगल या अंदरूनी जाविये हैं उनका सम निकालना है या उनका टोटल निकालना है। ठीक है, ये शेप्स मैंने सिर्फ इसलिए बनाई थी कि आपको ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन या ऑक्टागन की समझ आ जाए। ठीक है, अब मैं इनको डिलीट करता हूं और हम फिर अपने असल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखें अब इसका सोल्यूशन है। अब हम ये जो सीक्वेंस इस क्वेश्चन में हमें बताई गई है वो सीक्वेंस लिखेंगे। तो मैंने लिखा है द सीक्वेंस इज। अब सीक्वेंस क्या है? देखें, ट्राइंगल जिसकी 3 साइड होती है उसके इंटीरियर एंगल का हमें सम दिया गया है 180 डिग्री। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया 180 डिग्री। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल जिसकी के 4 साइड होती है उसकी इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास दूसरी टर्म आ गई। और फिर तीसरी टर्म जो है ये पेंटागन की इंटीरियर एंगल जो कि 540 है, तो ये मैंने 540 यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, अब हमने मालूम क्या करना है, जो ऑक्टागन होता है जिसकी के 8 साइड होती है उसकी इंटीरियर एंगल का की जो वैल्यू है वो हमने मालूम करनी है। तो देखें, अब हम ये देखते हैं कि ये जो ऑक्टागन है या 8 साइड वाली शेप है इसकी पोजीशन इस सीक्वेंस में कहां पर बनेगी, कौन सी टर्म पे इसकी पोजीशन आएगी। जिस टर्म पे इसकी पोजीशन आएगी उस टर्म की हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास ऑक्टागन या 8 साइड वाली शेप की जो इंटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखें, अब ये जो पहली टर्म है ये ट्राइंगल के लिए जिसके 3 साइड होती हैं, दूसरी टर्म क्वाड्रिलेटर के लिए जिसकी 4 साइड होती है, तीसरी टर्म पेंटागन के लिए जिसकी 5 साइड होती है, तो फिर चौथी टर्म जो है वो 6 साइड वाली शेप के लिए हो जाएगी और 5वीं टर्म जो है वो 7 साइड वाली शेप के लिए हो जाएगी। तो छठी टर्म जो है वो 8 साइड या ऑक्टागन के लिए हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि इस सीक्वेंस में हमने A6 या छठी टर्म जो है वो फाइंड करनी है। ठीक हो गया, तो A6 की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो सीक्वेंस है क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी तो फिर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल टर्म का फार्मूला पुट करेंगे, और अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी तो फिर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल टर्म का फार्मूला पुट करेंगे, जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 5 में फार्मूला पुट किया था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए। ठीक है, तो देखें, अगर आप इस सीक्वेंस को और से देखें और इस सीक्वेंस में अगर आप ये दूसरी और पहली टर्म का डिफरेंस निकालें तो देखें, अगर मैं डिफरेंस निकालूं ये आ जाएगा 360 और इसमें से मैं माइनस करूं पहली टर्म 180, मैं दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर रहा हूं तो मुझे वैल्यू मिल रही है 180। ठीक है, जो डिफरेंस की वैल्यू है या कॉमन डिफरेंस या डी है उसकी वैल्यू मुझे 180 मिली। ठीक है,
अब आप अगर तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करें, तीसरी टर्म हमारे पास क्या है 540 है, इसमें से अगर आप माइनस करें दूसरी टर्म 360 को, तो अब अगर आप देखें इसमें हमें कॉमन डिफरेंस या डी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां पर भी हमें 180 ही मिला। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इस सीक्वेंस के लिए जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो सेम है। तो अब देखें ये जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है ये चूंकि सेम आ रही है इसकी मुख्तलिफ टर्म के दरमियान, तो ऐसी सीक्वेंस फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को हम लिख लेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया, इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो अब हम इस सीक्वेंस की जो A6 या छठी टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं ये डिलीट कर लेता हूं। और अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूं, यहां पर मैं रिपीट कर देता हूं। देखें ये वाला फार्मूला होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो अब इस फार्मूला को यूज करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए, हमें A1 की वैल्यू चाहिए, इस n की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो A1 की कौन सी वैल्यू होती है, हम जानते हैं किसी भी सीक्वेंस में जो पहली टर्म होती है उसकी वैल्यू A1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो हमारे पास A1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 180, क्योंकि इस सीक्वेंस में जो पहली टर्म है वो 180 है, तो A1 को हमने 180 के इक्वल रख दिया। और दूसरा हमें इस D या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू चाहिए होती है। तो D की वैल्यू किस तरह मालूम करते होते हैं, हम दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास D या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें ये मैंने D की वैल्यू फाइंड की है, 360 में से 120 को माइनस किया है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 180। ये हमारे पास D की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमें n की वैल्यू चाहिए होती है। तो n की वैल्यू क्या होगी, जिस तरह कि आपको मैंने शुरू में बताया कि हमने A6 या जो छठी टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं कि देखें ये जो पहली टर्म है ये ट्रायंगल के लिए है जिसकी 3 साइड होती हैं, दूसरी जो टर्म है ये इस क्वाड्रिलेटर के लिए है जिसकी 4 साइड होती हैं, तीसरी टर्म जो है इस पेंटागन के लिए है जिसकी 5 साइड होती है, तो फिर चौथी टर्म जो है वो 6 साइड वाली शेप के लिए हो जाएगी और पांचवी टर्म जो है वो 7 साइड वाली शेप के लिए हो जाएगी। तो छठी टर्म जो है इस ऑक्टागन या 8 साइड वाली शेप के लिए होगी। यानी कि A6 मालूम करेंगे तो यहां पर फिर हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि हम छठी टर्म मालूम करने लगे। तो n हमारा यहां पर 6 हो जाएगा। तो देखें ये n मैंने 6 पुट कर दिया और चूंकि छठी टर्म हमने मालूम कर दी है तो मैंने A6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब इस फार्मूला में पुट करने के लिए सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, ये वैल्यूज हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो 6 टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखें ये मैंने यहाँ पर पहले तो ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल टर्म का फार्मूला है ये वाला ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ, तो आपको जुबानी मालूम होना चाहिए अरिथमेटिक सीक्वेंस की ये जनरल टर्म का फार्मूला। ठीक हो गया, तो अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करने, मैंने लिखा है पुट द वैल्यूज, ये जो वैल्यूज हैं ये आप यहाँ पर पुट कर दें। an की जगह आ जाएगा A6 क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, और A1 की जगह आप 180 पुट कर दें, और ये n की जगह आप n की वैल्यू 6 पुट कर दें, और ये D की जगह आप 180 पुट कर दें क्योंकि D की वैल्यू हमने 180 फाइंड की थी। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आ रही है इनको सॉल्व करेंगे, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। तो अब ये एक्सप्रेशन बन रही है। अब इसमें आप 5 को 180 से पहले मल्टीप्लाई करें। देखें हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 5 इंटू 180, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 900। ठीक है, तो देखें जब 5 को हमने 180 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 900 मिल गया, तो यहां पर मैंने 900 लिख दिया और ये 180 जो है ये एज इट इज साथ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं बता रहा हूं मैनुअली। ठीक है, क्योंकि आप माशाल्लाह से 8वीं क्लास में हो तो आपको मल्टीप्लाई करना कम से कम आता है, इतना मैं अज्यूम कर रहा हूं। ठीक हो गया, तो बहरहाल अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है 180 प्लस 900, तो आप 180 और 900 को जब आपस में सम करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1080। ठीक है, और ये चूंकि डिग्री है हमारे पास जो ऑक्टागन या 8 साइड वाली शेप है उसकी वैल्यू आई है, तो इसके ऊपर हम ये डिग्री का साइन डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। अगर आप यहां तक भी सॉल्व कर लेते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप ये सेंटेंस एक ऐड कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो देखेंगे मैंने लिख दिया, सो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ऑक्टागन, के ऑक्टागन के जो अंदरूनी जाविये हैं उनका मजमुआ क्या होगा, 1080 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 है
Abdullah's exercise trainer suggests jogging for 10 minutes each day for the first week. कि अब्दुल्ला का जो एक्सरसाइज देने वाला ट्रेनर है वो अब्दुल्ला से कहता है कि आप पहले हफ्ते रोजाना 10 मिनट के लिए जॉगिंग करें, यानी कि रोजाना 10 मिनट के लिए आप दौड़ लगाएं, ठीक है। आफ्टर ईच वीक ही सजेस्ट टू इंक्रीज दैट टाइम बाय 5 मिनट पर डे। और फिर अगले हफ्ते से अब्दुल्ला का ट्रेनर उसको ये मशवरा देता है कि आपने अब हर हफ्ते से 5 मिनट का इजाफा करना है, अपने जो जॉगिंग का टाइम है या दौड़ लगाने का टाइम है उसमें 5 मिनट का इजाफा करना है हर हफ्ते से। यानी कि पहले हफ्ते अब्दुल्ला 10 मिनट भागेगा, ठीक है, अगले हफ्ते वो इस टाइम में 5 मिनट का इजाफा करेगा, जो दूसरा हफ्ता है वो फिर इस टाइम में 5 मिनट का इजाफा करके दौड़ लगाएगा रोजाना। फिर तीसरे हफ्ते वो मजीद जो है उस टाइम में 5 मिनट का इजाफा करेगा और पूरा हफ्ता उसी टाइम के हिसाब से दौड़ लगाएगा। फिर चौथे हफ्ते मजीद 5 मिनट का इजाफा करेगा, ठीक है। इस तरह अब्दुल्ला ने हर हफ्ते 5-5 मिनट का इजाफा करते जाना है जॉगिंग के टाइम में, ठीक है। तो एट 6th वीक हाउ मेनी मिनट्स विल ही जॉग। तो अगर अब्दुल्ला इस तरतीब से हर हफ्ते अपना जो जॉगिंग का टाइम है उसमें 5-5 मिनट का इजाफा करता रहे तो फिर छठे हफ्ते अब्दुल्ला रोजाना कितने मिनट की जॉगिंग करेगा या कितने मिनट की दौड़ लगाया करेगा, ये चीज हमने मालूम करनी है, ठीक हो गया। तो अब देखें, पहले तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो सीक्वेंस बताई जा रही है वो सीक्वेंस क्या है। पहले हम वो सीक्वेंस लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है द सीक्वेंस इज। अब सीक्वेंस क्या आ रही है, अब्दुल्ला पहले वीक में 10 मिनट के लिए दौड़ लगा रहा है, तो फर्स्ट वीक का जो जॉगिंग का टाइम है वो 10 मिनट है। फिर अगले वीक वो 5 मिनट का इजाफा करेगा, तो सेकेंड वीक का जो जॉगिंग का टाइम है वो 15 मिनट हो गया। फिर अगले हफ्ते मजीद 5 मिनट का इजाफा करेगा, तो थर्ड वीक का जो जॉगिंग का टाइम है या दौड़ लगाने का टाइम है वो 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरतीब से हमारे पास ये सीक्वेंस आएगी, ठीक है। अब हमने मालूम क्या करना है 6th वीक का, यानी कि इस सीक्वेंस में जो छठी टर्म है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि 6th वीक में अब्दुल्ला का जो जॉगिंग का टाइम है वो कितने मिनट हो जाएगा, ठीक है, अगर वो इसी तरतीब से इजाफा करता रहे। ये चीज हमने मालूम करनी है। तो देखें, ये मालूम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सीक्वेंस है ये कौन सी है, क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी तो फिर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला पुट करेंगे, और अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी तो फिर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फार्मूला है वो पुट करेंगे। तो देखें, अगर आप इस सीक्वेंस को गौर से देखें और इस सीक्वेंस की जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म आ रही हैं, 2 टर्म जो एक साथ आ रही हैं, जैसे 10-15 है या 15-20 है, तो इनके दरमियान अगर हम डिफरेंस निकालें, देखिए मैं ये पहली 2 जो टर्म्स हैं इनके दरमियान अगर डिफरेंस निकालूं तो मैं लिखूंगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सेकंड और थर्ड टर्म के डिफरेंस का वैल्यू मालूम करूं तो मैं लिखूंगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो अब हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, देखिए अब भी 5 आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इस सीक्वेंस के लिए जो डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, वो इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स के दरमियान एक ही वैल्यू आ रही है, यानी कि ये 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ऐसी सीक्वेंस जिसमें ये कॉमन डिफरेंस या डी की वैल्यू एक ही आए तो वो जो सीक्वेंस होती है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाती है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लूंगा कि ये जो सीक्वेंस है इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये चूंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो फिर हम अब अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो हम पुट करेंगे, और इस सीक्वेंस की जो 6 या जो छठे वीक में जो टाइम होगा जॉगिंग का अब्दुल्ला का उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं डिलीट कर लेता हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था। तो अब अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो क्या होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते आए हैं, मैं दोबारा भी आपको बता देता हूं कि देखें ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला आपको जुबानी मालूम होना चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। अब इस फार्मूला को देखें तो इसमें अब हमें कुछ वैल्यूज चाहिए, ठीक है। इसमें a1 की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए और इस d की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखें a1 की कौन सी वैल्यू होती है, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में डिटेल से बताया कि किसी भी सीक्वेंस में जो पहली टर्म होती है वो a1 के इक्वल होती है, वो जो वैल्यू होती है वो a1 के इक्वल होती है। तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है वो 10 के इक्वल है, तो a1 को मैंने 10 के इक्वल रख दिया, ठीक। और नेक्स्ट हमें ये d या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू चाहिए होती है। तो कॉमन डिफरेंस या d की वैल्यू हमारे अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए किस तरह मालूम करते होते हैं कि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं। तो देखें ये हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी, d इज इक्वल टू 15 माइनस 10। 15 में से 10 को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 5। ये हमारे पास d या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमें ये n की वैल्यू चाहिए। तो n देखें हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पे हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि हमने 6th वीक के लिए जो अब्दुल्ला का जॉगिंग का टाइम है वो मालूम करना है।
तो इसका मतलब है कि हमने जो छठी टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी। ठीक है, तो देखें यहां पर मैंने n इक्वल टू, इसको मैंने रख दिया n इज इक्वल टू 6 और a6 यानी कि इस सीक्वेंस की छठी टर्म हमने मालूम करनी है, तो इसके सामने मैंने क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास इस फार्मूला के लिए जो वैल्यूज चाहिए थी वो सारी हमने यहाँ पर मालूम कर ली है। अब ये वैल्यूज आप इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास इस सीक्वेंस की जो छठी टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, तो देखें ये मैंने यहाँ पर इसको अब हम सॉल्व करते हैं। पहले मैंने ये फॉर्मूला लिखा, अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट मैंने लिख दिया पुट द वैल्यूज। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें ए एन की जगह तो आ जाएगा a6 क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी कि छठी टर्म जो है वो हमने मालूम करनी है। और a1 की जगह हम ये 10 पुट कर लेंगे और ये n की जगह हम ये 6 पुट कर लेंगे, माइनस ये वाला 1 आ जाएगा और इस d की जगह हम ये 5 पुट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं इनको सॉल्व कर लें। 6 में से 1 को माइनस करें तो आपको ब्रैकेट के अंदर 5 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब ये 10 प्लस 5 इंटू 5 ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 हो जाता है और 25 को आप 10 के साथ जब आप प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 35। तो ये हमारे पास a6 यानी कि ये जो हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस थी इसकी जो छठी टर्म है, ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाती है 35। तो ये अब्दुल्ला जो है छठे वीक में जो जॉगिंग करेगा उसका टाइम हमारे पास आ जाता है। तो आपका आंसर इधर तक भी काफी है। इसके साथ अगर आप सिर्फ मिनट्स लिख लें तो आपका आंसर पूरा हो जाता है, लेकिन अगर आप ये सेंटेंस ऐड कर लेते हैं तो उससे ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस ऐड कर लिया, सो अब्दुल्ला विल जॉग 35 मिनट्स, मिनट्स को मैंने शॉर्ट लिखा है, 35 मिनट्स इन द 6th वीक, कि अब्दुल्ला छठे वीक में 35 मिनट जो है वो जॉगिंग करेगा या 35 मिनट के लिए वो दौड़ लगाएगा। अगर वो हर हफ्ते में 5-5 मिनट का इजाफा करता है तो फिर छठे वीक में उसका जो जॉगिंग का टाइम है वो 35 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।